हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट ऑफ सीएनआई, जिसका नाम है रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस। तो इस यूनिट के मेजरली 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक 1 है उसका नाम है द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या जिसे हम लोग द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। तो अपने टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात आती है, आप लोग पढ़ रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवोल्ट किसे कहते हैं। सो रिवोल्ट किसे कहा जाता है? रिवोल्ट एक ऐसा मूवमेंट है या एक ऐसी अपराइजिंग है जिसमें एक सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो एक सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस से जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी सरकार के अगेंस्ट या जो भी उनको रूल कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है एक अपराइजिंग छेड़ देते हैं, कुछ डिमांड्स करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग रिवोल्ट कहते हैं। तो जो 1857 का रिवोल्ट है उसकी यहाँ पे बिगनिंग समझाई गई है, वो कैसे स्टार्ट हुआ ये बताया गया है। तो जो 1857 का रिवोल्ट है ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था। जो सिपॉइज़ थे, सिपॉइज़ यानी कि भारतीय सिपाही जो थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक है, ये रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये रिवोल्ट जो है ये स्टार्ट किसने किया था? बेसिकली इन्फेंट्री ने। इन्फेंट्री यानी कि इन्फेंट्री हम लोग ऐसी आर्मी को बोलते हैं जो पैदल चलती है। ठीक है, पैदल चलने वाली आर्मी को हम लोग इन्फेंट्री बोलते हैं। तो ये जो पूरा जो रिवोल्ट है ये इन्फेंट्री से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये कैवेलरी तक पहुंचा। कैवेलरी एक ऐसी आर्मी होती है जो घुड़सवारी करती है, जो घुड़सवार होते हैं ना उनको हम लोग कैवेलरी बोलते हैं। तो इन्फेंट्री से ये स्टार्ट हुआ, पैदल चलने वाली आर्मी से ये स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये कैवेलरी तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे ये टाउन तक आ गया, यानी कि आम लोगों तक पहुंचा। तो जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी सिपॉइज़ को ज्वाइन कर लिया और आम लोगों के साथ मिलकर सिपॉइज़ ने या सिपॉइज़ के साथ मिलकर आम लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स थे इंडिया में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और टेलीग्राफ लाइन जो है जो कि दिल्ली तक जाती थी उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। टेलीग्राफ लाइन को क्यों कट कर दिया? ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ना भेज पाएँ, मैसेज अपना ना ट्रांसफ़र कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए जो सिपॉइज़ हैं और जो लोग थे, आम जनता थी, उन्होंने टेलीग्राफ लाइन जो थी उसको कट कर दिया और सभी लोग जो हैं वो दिल्ली की तरफ चल पड़े अपने रिवोल्ट को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरह से 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी स्टार्टिंग होती है 10 मई 1857 को। अब बात करते हैं दिल्ली एंड बहादुर शाह जफ़र। तो हमने देखा कि 10 मई 1857 को क्या हुआ, हमारा जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ। उसके अगले दिन 11 मई 1857 को क्या हुआ कि जो सिपॉइज़ हैं वो अपनी आम जनता के साथ, जो आम जनता उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो सिपॉइज़ आम जनता के साथ कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। और उन्होंने क्या किया, जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, रिवोल्ट को लीड करो। क्योंकि जब भी कोई बड़ी मूवमेंट या प्रोटेस्ट मतलब कहीं पे चल रहा होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हो। ठीक है, तो इस केस में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो कि प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। ठीक है, जो कि रिवोल्ट को लीड कर रहा था। सब लोग जो थे इसमें शामिल थे, सिपॉइज़ भी शामिल थे, हमने पढ़ा। ठीक है, फिर आम लोग भी धीरे धीरे सिपॉइज़ को ज्वाइन करने लगे। बट एक कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं था जिसकी कोई लेजिटिमेसी हो, जो कि मतलब जिसके नाम पे रिवोल्ट जो है वो चलाया जा सके। इसीलिए जो सिपॉइज़ हैं वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको रिक्वेस्ट की कि आप जो है रिवोल्ट को लीड करो। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बूढ़े हो चुके थे और उनके पास बहुत ही कम पॉलिटिकल पावर थी, क्योंकि अब जो पावर थी वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी, तो उनके पास इतनी ज़्यादा पावर अब रही नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो अपनी जो लीडरशिप है वो रिवोल्ट को दी। इससे क्या हुआ कि जो रिवोल्ट है उसको एक लेजिटिमेसी मिल गई, एक नाम मिल गया कि हाँ भाई, मुगल एम्परर जो है, लास्ट मुगल एम्परर जो है बहादुर शाह जफ़र, उनका हाथ है। मतलब जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं उनके सर पर एक, हम कह सकते हैं एक पब्लिक फिगर जो है बहादुर शाह जफ़र, उनका हाथ है। ठीक है, तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो अभी भी क्या करते थे, मुगल एम्परर को एक सिंबॉलिक फिगर की तरह देखते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ठीक, तो इसीलिए जो सिपॉइज़ हैं वो बहादुर शाह जफ़र के पास गए थे कि आप एक लेजिटिमेसी दे दो हमारे रिवोल्ट को। तो जो 1857 का रिवोल्ट था वो काफ़ी तेज़ी से जो है नॉर्थ इंडिया में फैल गया। ठीक है, जो रेबिलियन की जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है कि रिवोल्ट हो रहा है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो ये पूरे मेरठ में फैल गई। ठीक है, और जब मेरठ में फैली तो उसके आसपास वाले एरियाज़ में भी फैली। ठीक है, तो आसपास के एरियाज़ के जो लोग हैं वो भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े होना स्टार्ट हो गए। कुछ ही दिनों में जो रिवोल्ट है वो मेरठ से दिल्ली तक पहुंच गया। ठीक है, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र ने, हमने देखा कि उन्होंने जो लीडरशिप है रिबेल्स की या रिवोल्ट की, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होती गई रिवोल्ट की, रेबिलियन की, तो जो रेबिलियन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। कौन कौन सी जगह तक पहुँचा? कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और आरा तक। मतलब हम देख सकते हैं कि जो रिवोल्ट है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है।
अब रेबिलियन के पैटर्न की बात करते हैं। तो रेबिलियन के पैटर्न का क्या मतलब है कि हमने देखा ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये काफ़ी जगहों तक फैलता जा रहा था, काफ़ी एक्सपैंड करता जा रहा था। तो जिन जिन जगहों पर ये 1857 का रिवोल्ट हो रहा था ना, वहाँ पे रिवोल्ट के होने का जो पैटर्न था ना वो सेम था। ठीक है, तो जब जो रिवोल्ट जो लोग कर रहे थे, जब वो दिल्ली पहुँच गए, तो जब दिल्ली पहुँचे तो रिवोल्ट की जो खबर है वो पूरे नॉर्थ इंडिया तक पहुँच गई। ठीक है, पहले मेरठ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली जब पहुँच गए जो रिवोल्ट कर रहे थे, तो फिर दिल्ली से ये पूरी खबर जो है पूरे नॉर्थ इंडिया तक फैल गई। डिफरेंट जो कैंटोनमेंट्स हैं, कैंटोनमेंट्स ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो मिलिट्री मैन होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे वो अपने हथियार वगैरह रखते हैं, उस जगह को हम लोग कैंटोनमेंट बोलते हैं। तो जब ये जो न्यूज़ है रिवोल्ट की, ये डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में पहुंची, तो वहाँ के जो सिपाही हैं उन्होंने भी जो है वेपन्स उठा लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो म्यूटिनीज थी अलग अलग जगहों पर, जो रिवोल्ट था, जो रेबिलियन था अलग अलग जगहों पर, उसका एक सिमिलर पैटर्न था। जैसे मैंने अभी बात की कि मतलब जिस भी जगह ये रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जाता था। तो क्या पैटर्न फॉलो किया जाता था वो चीज़ देखते हैं। तो रिवोल्ट स्टार्ट कैसे होता था सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो जब भी रिवोल्ट स्टार्ट करना होता था तो एक सिग्नल दिया जाता था। सिग्नल कैसा सिग्नल दिया जाता था? शाम को क्या किया जाता था, एक गन से फायरिंग की जाती थी। ठीक है, तो गन फायर की जाती थी शाम को, तो लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, या फिर क्या किया जाता था, बगल यानी कि एक ये ब्रास की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसकी साउंड जो है उससे भी लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई रिवोल्ट स्टार्ट हो गया है या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल्स दिए जाते थे रिवोल्ट को स्टार्ट करने के लिए, ताकि लोग जो है वो गैदर हो जाएं कि आ जाओ भाई रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो सिपाहीज थे वो उन्होंने क्या किया, पहली बात तो सिग्नल दिया। ठीक है, सिग्नल के बाद सिपाहीज क्या करते थे, बेल ऑफ आर्म्स जो है उसको कैप्चर कर लेते थे। बेल ऑफ आर्म्स क्या है? बेल ऑफ आर्म्स जो है वो ब्रिटिशर्स का क्या होता था, स्टोर रूम होता था, जहाँ पे वो अपने वेपन्स वगैरह को रखते थे। उस चीज़ को हम लोग, उस स्टोर रूम को हम लोग जो है बेल ऑफ आर्म्स बोलते हैं। तो सिपाही जो थे वो क्या करते थे, बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर कर लेते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, जो ट्रेजरी है उसको भी कैप्चर कर लेते थे। जो खजाना वगैरह होता था या जो भी वेपन्स वगैरह होते थे बेल ऑफ आर्म्स में जो भी रखे गए होते थे, उनको कैप्चर कर लेते थे सिपाहीज। फिर सिपाहीज और आम जनता ने मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना स्टार्ट किया, जैसे कि जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज वगैरह जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, उन सब चीज़ों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया सिपाहीज ने और आम जनता ने। जो सरकार के रिकॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, उनको जला दिया गया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हर एक चीज़ जो कि वाइट मैन से एसोसिएटेड थी, हर एक चीज़ जो कि ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई थी, उस चीज़ को टारगेट बनाया गया। ठीक है, हिंदी में, उर्दू में और पर्शियन में जो है ऐलान किया गया, और हिंदूज़ और मुस्लिम्स को ये अपील की गई कि आप लोग जो है इकट्ठे आओ सब लोग, और हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो जब आम लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया तो ये रिवोल्ट जो है वो एक म्यूटिनी नहीं रहा। ठीक है, तो म्यूटिनी का क्या मतलब है, जब सिर्फ मिलिट्री जो है किसी पर्टिकुलर अपराइजिंग का हिस्सा बनती है, कोई पर्टिकुलर अपराइजिंग करती है सरकार के खिलाफ या अपने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ, तो उस चीज़ को हम लोग म्यूटिनी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन म्यूटिनी जो है यहाँ पे रेबिलियन बन गई। रेबिलियन यानी कि जब मतलब एक सेक्शन जो होता है लोगों का, जब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट जो है खड़ा होता है, तो उसको हम लोग रेबिलियन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटिनी और रेबिलियन में क्या फ़र्क है कि म्यूटिनी में सिर्फ जो सिपाहीज होते हैं, सिर्फ मिलिट्री मैन होते हैं, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है अपराइजिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आम जनता भी उसमें ऐड हो जाती है तो वो बन जाता है रेबिलियन। ठीक है, तो जैसे जैसे आम लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया तो वो अब म्यूटिनी नहीं रही, वो एक रेबिलियन बन गया। ठीक है, सिटीज़ जैसे कि लखनऊ, कानपुर और बरेली जो हैं, वहाँ पे क्या किया गया, जो मनी लेंडर्स हैं और जो वेल्दी लोग हैं उनको भी अटैक किया गया। ठीक है, क्योंकि पेजेंट्स ने क्या बोला कि ये जो मनी लेंडर्स हैं, ये जो वेल्दी लोग हैं, ये भी हम पे उतना ही ऑप्रेशन करते हैं, ये भी हम पे उतना ही दबाव डालते हैं जितना कि ब्रिटिशर्स डालते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला पेजेंट्स ने कि ये जो मनी लेंडर्स हैं और ये जो वेल्दी लोग हैं, जो ज़मींदार्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ये ब्रिटिशर्स के ही साथी हैं, ब्रिटिशर्स के ही एलाइज़ हैं, और ये इनके साथ मिलकर हम पे अत्याचार करते हैं, तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो रेबिलियन था वो धीरे धीरे एक चैलेंज बनता गया टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। मई और जून 1857 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास कोई भी आंसर नहीं था, ये जो पूरा रिवोल्ट हो रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, वो कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्होंने फोकस किया कि वो सिर्फ अपने आप को बचाएं और अपनी फैमिलीज़ को बचाएं। ठीक है, रिवोल्ट को कैसे ख़त्म करना है, क्या है, उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश ऑफिशियल्स का नहीं था। वो सिर्फ अपनी जान और अपनी फैमिलीज़ की जो जान है उसको बचाने में लगे हुए थे। ठीक, तो ये रिवोल्ट जो है इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं उन्होंने क्या बोला कि इस रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश रूल जो है वो ऐसे कोलैप्स हुआ जैसे एक कार्ड से बना हुआ घर कोलैप्स होता है ना, इस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, तो हाउस ऑफ कार्ड्स
जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, इससे एक घर बनाया गया है। तो इसको आप ज़रा सी उंगली भी लगा दोगे ना तो ये पूरा जो हाउस ऑफ कार्ड्स है ये गिर जाएगा, मतलब काफ़ी आसानी से गिर जाएगा। तो ये मतलब था ब्रिटिश ऑफिसर का कि 1857 का रिवॉल्ट जो था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिश रूल जो है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद अब हम कुछ लीडर्स और फॉलोअर्स की बात करते हैं जो कि इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है। सो रिबेल्स नीडेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू फाइट द ब्रिटिश। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी कि जो रिबेल्स हैं, जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, सिपाहीज और आम जनता जो थी, उनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत थी ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आप ये चीज़ आपको पहले भी बोली कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी मूवमेंट होती है तो एक लीडर का सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक ऐसे चेहरे का सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि लोगों को लीड कर रहा हो, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं, सिपाहीज़ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो रिवोल्ट है उसको आप लोग लीड करो, ठीक है। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने जो लेजिटिमेसी है वो दी रिवोल्ट को और वो लीडर बन गए रिवोल्ट के। उसके बाद नाना साहिब जो हैं उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया कानपुर में। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिनको हम लोग झांसी की रानी बोलते हैं, उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया झांसी में। जो कुंवर सिंह हैं उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया आरा बिहार में। उसके बाद जो बिरजिस कद्र हैं, बिरजिस कद्र नवाब वाजिद अली शाह जो थे, जो कि अवध के नवाब थे, ये उनके बेटे हैं, इन्होंने अवध को लीड किया रिवोल्ट के दौरान, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्डिनरी लोग भी थे और कुछ रिलीजियस लीडर्स भी थे जिन्होंने एक्टिवली रिवोल्ट को सपोर्ट किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ ही रिवोल्ट की लीडर्स थी, कुछ ऑर्डिनरी लोग, कुछ आम जनता भी थी और कुछ रिलीजियस लीडर्स भी थे जो कि रिवोल्ट के लीडर्स बन के सामने आए। फॉर एग्जांपल मेरठ में आप देख सकते हो कि एक फ़कीर जो हैं वो सिपाहीज़ को इंस्पायर करते हैं। उसके बाद लखनऊ में रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि भाई आप ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो, हम आपका साथ देंगे। उसके बाद कुछ लोकल लीडर्स थे जिन्होंने पेजेंट्स को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया और उनको इनकरेज किया कि आप भी ब्रिटिश रूल को जो है अपोज करो। उसके बाद यहाँ पे एक पर्सन है शाहमल, ये उत्तर प्रदेश से हैं, और एक पर्सन है गुनू, ये छोटा नागपुर से हैं। इन्होंने भी अपने अपने रीजन्स में लोगों को जो है वो लीड किया रिवोल्ट के लिए। तो ये कुछ लीडर्स और फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे आपने जिन लीडर्स के बारे में पढ़ा ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थी। उसके बाद ये जो फॉलोअर्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये कुछ लोकल लीडर्स हैं, कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं, कुछ ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने एरियाज़ में जो रिवोल्ट है उसको लीड किया। उसके बाद बात करते हैं र्यूमर्स और प्रोफेसीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है र्यूमर्स। र्यूमर्स क्या होते हैं? अफवाह, ठीक है। आपने सुना होगा जब कोई मतलब आपको कोई खबर पहुंचती है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये खबर सच्ची नहीं है तो हम ऐसा बोल देते हैं ना कि नहीं ये खबर जो है ये सच्ची नहीं है, ये तो अफवाह उड़ रही है, ठीक है। तो अफवाहों को ही हम लोग र्यूमर्स कहते हैं। तो क्या उस टाइम र्यूमर्स चल रहे थे? क्या बोला गया? बिफोर एंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट से पहले और 1857 के रिवोल्ट के बाद काफ़ी सारे र्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो रहे थे। कौन कौन से वो र्यूमर्स थे? एक सबसे बड़ा र्यूमर ये था कि जो आटा है, ठीक है, जो आटा है, गेहूं का जो आटा है, उसमें क्या मिलाया गया है ब्रिटिशर्स ने? बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स, गायों की और सूरों की हड्डियों की जो डस्ट है वो आटे में मिलाई गई है, ठीक है। ये एक सबसे ज़्यादा मेजर र्यूमर था जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले और रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। जो लोग थे वो ऐसा मान रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस का जो रिलीजन है और इंडियंस की जो कास्ट है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यानी कि इंडिया के लोग ऐसा बिलीव कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो आटा है उसमें काउस और पिग्स की जो बोन डस्ट है वो मिलाई है, ठीक है। और क्या र्यूमर चल रहा था उस टाइम पे? और क्या र्यूमर फैल रहा था कि जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि वो क्या करेंगे, इंडियंस को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? ये इंडिया के पहले वाइस रॉय थे। तो इनका भी एक र्यूमर जो है वो चल रहा था कि लॉर्ड कैनिंग ने पूरी प्लानिंग की है कि वो क्या करेंगे, इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अफवाहें थी, ये जो र्यूमर्स थे, इससे क्या हुआ? इससे लोगों में डर आ रहा था, इससे लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे शक कर रहे थे और इसी से इन र्यूमर्स के तहत ही लोगों में गुस्सा जो है ब्रिटिश रूल के लिए वो बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे नीचे एक लो कास्ट खलासी की स्टोरी दी हुई है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरे र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड हो रहे थे, ये पूरे र्यूमर्स जो स्प्रेड हो रहे थे इसकी स्टार्टिंग जो है वो इसी स्टोरी से होती है, ठीक है। तो एक काफ़ी फेमस इंसिडेंट होता है बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पे है? ये एक कैंटोनमेंट एरिया था कलकत्ता में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लो कास्ट खलासी होता है, एक लो क्लास लेबरर होता है। ये क्या करता है? एक ब्राह्मण पर्सन से जिसका नाम मंगल पांडे है उसको क्या बोलता है कि मुझे अपने लोटे से पानी दो, ठीक है। तो मंगल पांडे क्या करता है? वो मना कर देता है उस लो कास्ट खलासी को कि मैं तुम्हारे साथ पानी जो है वो नहीं शेयर करूँगा क्योंकि तुम जो हो एक लो कास्ट पर्सन हो और तुम्हारी वजह से
जो मेरा लोटा है और जो मेरा पानी है वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मेरा पानी जो है वो काफ़ी हॉली है, सीक्रेट है, शुद्ध है, और अगर मैं तुम्हारे साथ अपने लोटे से पानी शेयर करूँगा तो मेरा जो लोटा है, मेरा जो पानी है वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तुम एक लो कास्ट के पर्सन हो, ठीक है। तो खलासी को ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि ये सामने वाला पर्सन जो है, मुझे प्यास लगी और ये मुझे पानी नहीं दे रहा है और ऊपर से मुझे लो कास्ट कह रहा है। तो फिर खलासी क्या करता है, सरकेज़म में रिप्लाई करता है उस ब्राह्मण पर्सन को, क्या कहता है कि अभी तो तुम बड़े ब्राह्मण बन रहे हो, अभी तो तुम बड़े हाई कास्ट वाले पर्सन बन रहे हो, लेकिन देखना धीरे धीरे क्या होगा, सब जो इंडियंस हैं वो धीरे धीरे अपनी कास्ट को गवा देंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो न्यू राइफल कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी राइफल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको किससे ग्रीस किया गया है, काउस और पिग्स के फैट से जो है ग्रीस किया गया है। और सोल्जर्स को उन राइफ़ल्स में, जब वो उन राइफ़ल्स में गोलियां लोड करेंगे तो उससे पहले सिपाहीज़ को क्या करना होगा, उन गोलियों को चबाना होगा, बाइट करना होगा, ठीक है, उन गोलियों को जो कि काऊ और पिग्स के फैट से ग्रीस की गई हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो र्यूमर है ये लोग कास्ट खलासी ने फैलाया, ठीक है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया कि जो ब्राह्मण पर्सन है वो उसको अपने लोटे से पानी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी और ये स्टेटमेंट जो है ये एक र्यूमर बन के पूरे ब्रिटिश इंडिया में फैल गई। और जो सिपाहीज़ हैं, जो बाकी आम जनता है, इंडियंस हैं, उन्होंने एक रिवोल्ट छेड़ दिया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और धीरे धीरे जो इंडियंस हैं उनको लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के हमारा जो धर्म है, हिंदूज़ का जो धर्म है और मुस्लिम्स का जो धर्म है, उसको भ्रष्ट कर रहे हैं। उसके बाद आती हैं कुछ प्रोफेसीज होती हैं भविष्यवाणी, ठीक है। तो क्या भविष्यवाणी उस टाइम पे की जा रही थी, एक बहुत ही पॉपुलर भविष्यवाणी की जा रही थी। बोला जा रहा था कि ब्रिटिश रूल जो है वो एग्जैक्टली 100 सालों बाद ख़त्म हो जाएगा आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसिव, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसिव 1757 में हुई थी, तो कहा गया कि उसके एग्जैक्टली 100 साल बाद यानी कि 1857 में जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक भविष्यवाणी जो है की जा रही थी। इस भविष्यवाणी से क्या हुआ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली रिवॉल्ट को ज्वाइन करने की। लोगों ने रिवॉल्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया विद फुल कॉन्फिडेंस एंड होप कि ब्रिटिश रूल जो है अब वो ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि कौन कौन से र्यूमर्स जो हैं, कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ जो हैं उस टाइम पे स्प्रेड हो रही थी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि लोग इतनी आसानी से इन अफवाहों पे, इन र्यूमर्स पे क्यों बिलीव कर रहे थे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि 1820 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। काफ़ी सारे इंडियंस जो थे वो ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं और इंडियंस की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करना चाहते हैं, वो इंडियंस को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1829 में जो सती प्रथा थी, जिसमें अगर एक वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वुमेन को भी उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पर ही जला दिया जाता था। इस प्रैक्टिस को हम लोग सती प्रथा बोलते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, 1829 में एक एक्ट लाया था और सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया था। और 1856 में विडो री मैरिज के लिए भी एक एक्ट आया था। हमें पता है कि जब पहले कोई वुमेन जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो पहले तो उसको या तो सती कर दिया जाता था, सती प्रथा के थ्रू उस वुमेन को जला दिया जाता था, और अगर वो वुमेन बच जाती थी इन केस तो उसको दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी, ठीक है। विडोज़ को दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी। तो इसके रिगार्डिंग भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने 1856 में एक एक्ट लाया, विडो री मैरिज एक्ट, के जो विडोज़ हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्ट्स, इस तरह के लॉज जो हैं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए तो इंडियंस को ऐसा लगा कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे पुराने जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं उसमें टांग अड़ा रही है, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे जो इंडियंस हैं वो इन र्यूमर्स पे बिलीव करने लगे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की थी जिससे जो इंडियंस हैं उनको लगा कि हाँ भाई पहले भी ऐसी चीज़ हुई है, अब दोबारा हो सकती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट र्यूमर्स स्प्रेड रैपिडली एंड गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि लोग र्यूमर्स में क्यों बिलीव कर रहे थे। लोग र्यूमर्स में इसीलिए बिलीव कर रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं, इंडिया के जो कस्टम्स हैं और इंडिया की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसमें दखलंदाजी कर रही है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने ऐसा पहले किया भी था, सती प्रथा को एबॉलिश किया था, विडो री मैरिज एक्ट लाया था। तो इसीलिए इंडियंस को लग रहा था कि अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आगे भी कुछ ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ऐसी चीज़ें की थी जिस वजह से इंडियंस जो थे इस चीज़ को मानने पर मजबूर हो गए कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे भी कुछ ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए र्यूमर्स जो थे वो काफ़ी इजीली स्प्रेड हो रहे थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवध इन रिवॉल्ट। तो अभी हम लोग अवध की बात करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी क्या करना चाहते थे, अवध को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अवध को क्यों अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि अवध जो था
उसकी जो लैंड थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, काफ़ी रिच थी, और स्ट्रैटेजिकली जो अवध है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अवध को क्या बोला कि अवध तो है एक चेरी है जो कि एक ना एक दिन हमारे माउथ में ज़रूर गिरेगी। ठीक है, तो उन्होंने सरकाज़म शो करते हुए अवध को चेरी से कंपेयर किया है और बोला है कि अवध तो एक चेरी की तरह है जो कि एक ना एक दिन हमारे मुँह में ज़रूर गिरेगी, यानी हम किसी ना किसी दिन तो अवध के ऊपर कब्जा कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दी लॉर्ड डलहौजी ने, ये बताती है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कितने ज़्यादा ईगर थे अवध को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ठीक, तो 1856 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। और कैसे अपने कंट्रोल में लिया, ये इल्ज़ाम लगाकर कि जो अवध के जो नवाब हैं वो उसको अच्छे से जो है गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, अवध में मिस गवर्नमेंट चल रही है, इसीलिए हम लोग अवध को अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। ठीक है, तो जब अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया गया तो जो अवध के लोग थे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा डीपली ये चीज़ जो है हर्ट की गई। और जो एनेक्सेशन है अवध का, ये भी एक मेजर कॉज बना फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो लोग थे अवध के, वो जो नवाब थे अवध के, नवाब वाजिद अली शाह, उनके जाने से इतने ज़्यादा दुखी थे। अवध जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था, तो लोग इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सांसें हैं, हमारी जो लाइफ है वो हमारी बॉडी से निकल कर जा चुकी है। ठीक, तो जो एनेक्सेशन है अवध का, उससे क्या हुआ कि जो नवाब वाजिद अली शाह हैं उनका जो रूल है अवध पे वो ख़त्म हो गया। जो नवाब हैं उनको कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है, और उनकी जो बेगम है, बेगम हज़रत महल, वो अवध में ही रही, वो उनके साथ कलकत्ता नहीं गई। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, आर्टिसंस, म्यूजिशियंस वगैरह जो हैं, ठीक है, दे लॉस्ट देयर जॉब्स। ठीक है, जो लोग भी कोर्ट में काम करते थे, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जो लोग काम करते थे, ठीक है, वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए बेचारे, क्योंकि अभी वो जो राजा वाला सिस्टम है वो तो रहा नहीं, क्योंकि राजा को तो बेचारे को कलकत्ता भेज दिया गया, और अभी जो अवध है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। काफ़ी सारे तलुकदार्स थे जिन्होंने अपनी एस्टेट्स और जो उनको प्रिविलेजेस वगैरह मिली हुई थी वो भी खो दी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो डिफरेंट सेक्शंस थी सोसाइटी की, वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होगी विद द ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अवध पे कब्जा कर लिया, जिससे अवध की जो जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। तो यहाँ पे मैंने बेगम हज़रत महल की जब बात की, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो बेगम हज़रत महल थी ये अवध में ही रही, और अवध में रहते हुए ही इन्होंने जो रिवॉल्ट जब हुआ 1857 का, तो अवध में रहते हुए ही ये रिवॉल्ट को जो है लीड कर रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब बात करते हैं फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक है, तो जो लोग थे वो ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं या जो फिरंगी राज है, जो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है इंडिया पे, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं, इंडिया का जो रिलीजन है और इंडिया का जो सोशल ऑर्डर है, जो उसका सोशल स्ट्रक्चर है, उसको ख़राब कर रहे हैं। काफ़ी हैवी टैक्सेस जो हैं ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किए हुए थे हमारे ज़मींदार्स पे, हमारे पेजेंट्स पे। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज जो थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए हुए थे, कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर पाता था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया ब्रिटिशर्स ने हमारे लोकल कस्टम्स पे, जैसे हमने देखा कि सती प्रथा को एबॉलिश किया गया, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया, तो हमारे लोकल कस्टम्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की। इससे क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा जो है वो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता गया कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल है अब वो ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी जब हमने प्रोफेसीज पढ़ी, क्या भविष्यवाणी हो रही थी कि ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, तो अभी उसको 100 साल हो गए हैं, तो 1857 में अब जो ब्रिटिश रूल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि रिवोल्ट के दौरान अवध में क्या चल रहा था। ठीक है, तो अवध जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर बन जाता है 1857 के रिवोल्ट का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली जो लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और काफ़ी तेज़ प्रदर्शन जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो हमें अवध में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो नवाब वाजिद अली शाह थे, जो कि अवध के नवाब थे, उनकी जो बेगम थी, उनकी जो वाइफ थी बेगम हज़रत महल, ठीक है, वो कलकत्ता नहीं गई थी नवाब वाजिद अली शाह के साथ, वो अवध में ही थी, और वो अवध से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रही थी, वो अवध से ही रिवोल्ट को लीड कर रही थी। ठीक है, उसके बाद जो बिरजिस कद्र हैं, बिरजिस कद्र कौन थे, ये नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे। तो बिरजिस कद्र को क्या किया गया, अवध का रूलर जो है वो बाद में डिक्लेयर कर दिया गया। जो शोल्डर्स थे, तलुकदार्स थे, पेजेंट्स थे और जो आम जनता थी, वो सब लोग इकट्ठे आए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो मतलब लोगों में इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट थी ब्रिटिश रूल को लेकर, ब्रिटिशर्स को लेकर, लोग एकदम उनसे तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर रखे थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे इंडिया के लोकल कस्टम्स में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को जो है आपस में लड़वाने में लगे हुए थे, उनका धर्म वगैरह चेंज करने में लगे हुए थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज उन्होंने इंडिया में इम्पोज किए हुए थे, इसलिए जो लोग थे वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे।
तो अब बात करते हैं रिप्रेशन की, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है कैसे वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, कौन कौन से लीडर्स फॉलोअर्स वगैरह उसमें थे, ठीक है, कैसे कैसे उसको लीड किया गया, काफ़ी पीक पॉइंट तक पहुंचा 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने तो ये तक कह दिया कि जो 1857 का रिवॉल्ट है ये ऐसे लग रहा है कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह। तो मतलब आप सोच सकते हो कि 1857 का रिवॉल्ट जो है उसका क्या इंपैक्ट रहा होगा ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक। तो ये चीज़ हमने देखी, लेकिन अब ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो चुप बैठने वाले तो नहीं ही थे। तो उन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो उन्होंने इस रिवॉल्ट को किस तरह से दबाया, इस रिवॉल्ट को किस तरह से कंट्रोल किया। सो बिफोर सेंडिंग ट्रूप्स द ब्रिटिश पास्ट स्पेशल लॉज टू सप्रेस द रिवोल्ट, ठीक है। तो ट्रूप्स भेजने से पहले, आर्मी मिलिट्री भेजने से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे स्पेशल लॉज जो हैं वो पास किए ताकि रिवोल्ट को जो है सप्रेस किया जा सके, ठीक है। मई जून 1857 में क्या किया गया, मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया गया नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ एक ऐसी हम कह सकते हैं कंडीशन होती है जिसमें एक कंट्री की जो पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती, बल्कि पुलिस की जगह जो मिलिट्री होती है उसको जो है एम्प्लॉय कर दिया जाता है और वहीं क्या करती है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालती है। तो उसको हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। तो मई जून 1857 में मार्शल लॉ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और इवन की जो ऑर्डिनरी ब्रिटिश सिटीजन्स थे जो कि ब्रिटेन से आकर इंडिया में बस गए थे, इंडिया में रहते थे, जो कि ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे, उनको भी ये पावर दी गई कि आप क्या कर सकते हो, जो रिबेल्स हैं, जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो इंडियन सिपॉइज़ हैं और जो इंडिया की आम जनता है, आप क्या कर सकते हो, उनको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उनको पनिश कर सकते हो, ठीक। तो इवन की कहने की बात यह है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, जो ऑर्डिनरी ब्रिटिश सिटीजन थे, उनके पास क्या पावर थी, वो ना तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और ना ही उनके पास कोई मतलब वो किसी उच्च ओहदे पर भी नहीं थे, वो तो ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे जो कि ब्रिटेन से आप इंडिया में रहने के लिए आए थे। तो उनको भी ये पावर दी गई कि आप इंडियंस को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो और उनको पनिश कर सकते हो। जो नॉर्मल कोर्ट्स थे और जो लीगल प्रोसीजर्स थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया ताकि कोई भी इंडियन जो है वो कोर्ट ना पहुँच जाए, ठीक है, और जस्टिस ना डिमांड करने लगे। और जो लोग ये रिवोल्ट कर रहे थे कुछ को तो डेथ की भी पनिशमेंट जो है वो दे दी गई। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया, 2 प्रोंग्ड अटैक जो हैं वो लॉन्च किए, ठीक है। पहले अटैक में क्या किया गया, कलकत्ता से जो मिलिट्री थी वो नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, और सेकंड अटैक में क्या किया गया, जो मिलिट्री थी वो पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो ये हो गया मान लो आपका पंजाब, ये होगी मान लो दिल्ली, और ये हो गया आपका कलकत्ता, ठीक है। तो एक ग्रुप था मिलिट्री का, वो कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, और बाकी नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स की तरफ बढ़ रहा था, और एक ग्रुप था वो पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो टोटली नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने का प्लान था, ठीक है। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सितंबर 1857 में आफ्टर हैवी फाइटिंग एंड ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि जो रिवॉल्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है विलेजेस की तरफ से और ऑर्डिनरी लोगों की वजह से। ये सिर्फ सिपॉइज़ का रिवॉल्ट नहीं था, ठीक है, ये एक म्यूटनी नहीं थी, बल्कि ये एक रिवॉल्ट था, ये एक रेबेलियन था जिसमें आम लोग भी शामिल थे। तो ये चीज़ जो ब्रिटिशर्स हैं उनको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में समझ में आ गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और क्या किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया रेबेलियन को क्रश करने के लिए, यानी कि रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी लार्ज स्केल पर जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसका यूज़ किया। और रिवेल्स को वीक करने के लिए कि ये जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं ये ढीले पड़ जाएं, ये वीक पड़ जाएं, उनको वीक करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना उनको वापस से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, पहले परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च की थी 1793 में। इसमें उसने क्या किया था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार्स वगैरह थे, उनको लैंड डिवाइड करके दे दी थी और बोला था कि आप क्या करोगे, पेजेंट्स से जो टैक्स है, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है वो उनसे लेके आप हमें दोगे, ठीक है। इस तरह से बोला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड्स को या ज़मींदार्स को। लेकिन बाद में क्या किया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली पेजेंट्स से जो लैंड है प्रेजेंट्स से जो टैक्स है वो लेना उसने स्टार्ट कर दिया, और जो रोल था ज़मींदार्स का, जो मिडिल मैन बने हुए थे ज़मींदार्स, उनका जो रोल है वो टोटली ख़त्म कर दिया, ठीक है। उनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी ज़मींदार्स को वो भी खत्म होगी क्योंकि उनका रोल भी खत्म हो गया। लेकिन रिवेल्स को वीक करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ज़मींदार्स को या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को रिश्वत देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो एस्टेट्स हैं, जो हमने आपसे आपका ओहदा छीना था, हम डायरेक्टली पेजेंट से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, और आपका जो स्टेटस था सोसाइटी में उसको हमने ख़त्म कर दिया था। तो अभी अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे इस रेबेलियन को दबाने में,
तो हम लोग आपकी जो एस्टेट्स हैं और आपके जो प्रिविलेजेस हैं आपको वापस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि किस हद तक चालाकी जो है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। ठीक है, काफ़ी सारे जो रिबेल लीडर्स थे उनको मार दिया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कि इस रेबेलियन का पार्ट थे उनको फोर्स किया गया कि वो नेपाल भाग जाएं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी बाद में, बीमारी की वजह से या भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा सीन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो बेशक बाद में इस चीज़ को जो है वो सप्रेस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली पूरे हम कह सकते हैं रिवोल्ट में। और ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि अगर पूरा इंडिया जो है वो यूनाइट हो जाएगा तो हमें यहाँ इंडिया से निकालना जो है वो इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अंदर तक एकदम हिल गए थे ब्रिटिशर्स इस चीज़ को लेकर। तो मतलब काफ़ी अंदर तक एकदम डर बैठ गया था ब्रिटिशर्स के रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो ये बहादुर शाह जफ़र हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो ये देख सकते हो आप। ये हमारे लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफ़र, जिनसे सिपाहीज रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप हमारे रिवोल्ट को लेजिटिमेसी दो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।